एवरीवन, दिस इज निशांत। सो आज हम अपनी क्लास लेके आए हैं जो कि है आपकी हिंदू की, और वो है आपकी 2 फेब की। ठीक है सर। देखिए, आज क्लास में एज सच न्यूज तो कम है, लेकिन बजट की कुछ बातें हैं। ठीक है, बजट की कुछ बातें हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। समझिए सर, बजट का अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया है। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है बजट के बारे में, हम बजट जो है यूपीएससी के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन क्या है कि अगर आप हिंदू पेपर पढ़ते हैं आज का 2 फेब का, तो कुछ कुछ स्कीम्स को जो है हाईलाइट किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। तो उसका हम एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये बजट कैसा है, खर्चीला है या पैसा खर्च नहीं किया गया है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको बजट के बारे में लग जाएगा। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सर, मैं चीजों को हाईलाइट करूंगा और साथ में हम पढ़ते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। सर, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ ना, जैसा हम जानते हैं कि हमें इंडिया को जो है, जैसा मैन्युफैक्चरिंग में हम जानते हैं कि हमने इंडिया को $5 की जो है इकोनॉमी बनाना है। हमने इंडिया को $5 की इकोनॉमी बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने 1.97 लाख करोड़ जो है किसको दिया है, पीएलआई को दिया है 5 साल के लिए। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है, पहले समझिए सर, मैं कुछ अपने से नहीं पढ़ाऊंगा, जो जो आज पेपर में आया है मैं उसका एक आपको ओवरव्यू दे दूंगा। क्योंकि बजट का भी क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया है, तो यही जो है हमारे पास सोर्स है। तो अभी हम इससे पढ़ लेंगे। बाकी जैसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बजट का आता है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं अपने एंड से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिंपल जो बजट में या जो पेपर में दिया हुआ है मैं उसके अनुसार ही आपको पढ़ाऊंगा, तो आप प्लीज समझिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पीएलआई स्कीम में 1.97 लाख करोड़ रुपीस दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? हम वो दे रहे हैं पीएलआई स्कीम में। समझे कितना दे रहे हैं? 1.97 लाख करोड़। ये देखिए, 1.97 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years फॉर द पीएलआई स्कीम। अब ये पीएलआई स्कीम होती क्या है, मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा सर। सर, पीएलआई स्कीम क्या होती है? इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पी से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब सर क्या है, आप समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, जैसे प्राइवेट जॉब में होता है ना, हम जैसे कॉल सेंटर्स का एग्जांपल लेते हैं। कॉल सेंटर में सर हम मान लेते हैं कि अगर कॉल सेंटर में ऐसा है कि दिन की कौन कितनी कॉलें रिसीव करेगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसके हिसाब से उसको महीने के एंड में एक अप्रेजल दिया जाएगा या कुछ एडिशनल पैसा उसको हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होगा। यही क्या है, पीएलआई भी है। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे किसी भी चीज का, उतना हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, हमारे घरेलू मार्केट को, इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहा है। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कितने अमाउंट प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट? वो कर रही है 1.97 लाख करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा है भविष्य के लिए। ठीक है, और इससे जो है हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है और जो सेल्फ रिलायंट का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे पहला पॉइंट समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है सर हमारे पास? दूसरा पॉइंट हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा की हमेशा बात होती है, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, अभी इंफ्रा नहीं बन रहा है, उनको फाइनेंस कौन करेगा? तो आप सिर्फ इंफ्रा में एक चीज बात याद रखिएगा, इंफ्रा के लिए बनाई गई है एक डीएफसी। ठीक है, ये डीएफसी क्या है? ये डीएफसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई है डीएफसी। इसको हम कहेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या करेगा? ये पैसा प्रोवाइड करेगा किसमें? इंफ्रा में। कितना करेगा अभी भूल जाइए, सिर्फ डीएफसी बनाने की बात चली है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लॉन्ग टर्म जो है डेप्थ फाइनेंस करेगा किसे? इंफ्रा के प्रोजेक्ट को। समझ में आ गया? चलिए, ये हमारा खत्म है। अभी क्या है, ये हमने पहले भी कल पढ़ा था
कि गवर्नमेंट इस बार एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इस ये वाला जो नया फाइनेंशियल ईयर है, जो ये वित्त ईयर है, जो नया फाइनेंशियल ईयर है 2021-2022, इसमें जो है हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, रियल जीडीपी ग्रोथ, वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 11% के बीच में रहेगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और जो लास्ट ईयर है, जो कि अभी चल रहा है और मार्च 31 को जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसमें ये अनुमान लगाया गया है कि जो हमारी ग्रोथ होगी वो होगी -7% कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारी ग्रोथ। ठीक है सर, ये सिर्फ अनुमान है, आंकड़े हैं। चलिए इसके अलावा ना कुछ चीजें मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। रिकवरी साइकिल, सबसे पहली बात तो सर बात करते हैं हेल्थ में। ठीक है, हेल्थ में क्या है ना सर, हेल्थ सेक्टर में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इस बार हेल्थ सेक्टर में दिए गए हैं कितने, 2.23 लाख करोड़, जो कि पिछले बार से 137% ज्यादा है। इसका मतलब समझे सर आपने, मतलब गवर्नमेंट ने अपना होमवर्क किया हुआ था। कोविड पैंडेमिक आया, कुछ चीजें हम जान गए। हम क्या जान गए कि सर बीमारी जो है वो कोई बाउंड्री में सीमित नहीं रहती, ना कि वो कोई बाउंड्री देख के आती है। बीमारी किसी को भी कैसे भी हो सकती है, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक ही नहीं रहती, ना किसी बाउंड्री तक रिस्ट्रिक्ट रहती है। बीमारी सबको हो सकती है, और इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। सबको हम हेल्थ कवरेज दें। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने इस बार जो है पॉलिसी, आपकी योजना पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, और अलग अलग नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन या स्कीम्स काम कर रही है। जैसे हमारी वर्ल्ड की जो फेमस स्कीम है, द लार्जेस्ट मेडिकल स्कीम जो वर्ल्ड की है, आत्मनिर्भर भारत, वो हम जानते ही है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट जो है, जो कि पिछले बार से 137% ज्यादा है, हेल्थ सेक्टर के लिए एलोकेट किया है। इससे क्या होगा, हेल्थ सेक्टर में हम इनोवेशन कर पाएंगे, हेल्थ सेक्टर में हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, और जो हमारा सपना है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, उसकी ओर हम बढ़ पाएंगे। चलिए सर, इतना हमारा हो गया। इसके अलावा क्या है ना सर, इसके अलावा क्या है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मोदी गवर्नमेंट की एक हाईलाइट रही है, जो मैं हमेशा जानता हूं, उनका मानना है मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। इसका मतलब समझते हैं आप, हमें रेगुलेट ज्यादा करना है, चलाना नहीं है। मतलब ये लोग, जो हमारी सरकारी जो कंपनियां हैं, उनको प्राइवेटाइज करने की ओर को ज्यादा कह सकते हैं टिल्टेड है। और मेरे हिसाब से मैं भी इस चीज को सहमत करता हूं कि यही गवर्नमेंट का काम कंपनी चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम कंपनी चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम उसको रेगुलेट करना है, रूल बेस्ड ऑर्डर बनाना है। तो देखिए यहां क्या हुआ है, यहां क्या किया है, यहां इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है, सबसे पहले तो सर इन्होंने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे इंश्योरेंस सेक्टर में 74%। ठीक है, और ये बस एक लाइन में आप भी देख लीजिए कि देयर मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विल बी रिटेन्ड इवन इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर सच एज डिफेंस। ये मतलब क्या है, पहले क्या था ना, हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर होते थे जहां पर पीएसयू को प्राइवेटाइज करने में डरती थी, लेकिन मोदी जी गवर्नमेंट ने ये क्लियर कट कह दिया है कि इस साल हम लोग जो हमारी प्राइवेटाइजेशन है उसकी ओर को बढ़ेंगे, और जो हमारे आने वाले समय में जो हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उनको भी हम पूरी तरह जो है प्राइवेटाइज करेंगे। ठीक है, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया है। कुछ लोगों के लिए बजट अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है, तो सर पॉलिटिकल बातें तो होती रहेंगी, अभी पेपर में क्या है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझ में आ गया। पीएलआई को हम 1.97 करोड़ रुपीस दे रहे हैं पीएलआई को, पीएलआई से क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी। इंफ्रा के लिए हमने अलग इंस्टीट्यूशन बनाया है, जिसे हम कह रहे हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेगा किसे, इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स को। हम कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ हम ज्यादा झुकाव है, और हमारा एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई गेस ये पेज आपको समझ में आ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी पहले हम जो हमारी ये वाली न्यूज थी इसको लेके आगे बढ़ेंगे। एक मिनट दीजिएगा सर, थोड़ा हैंग हो रहा है। थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। एक मिनट दीजिएगा सर, ये बंद ही हो गया है, थोड़ा बियर कीजिएगा।
एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो हमने कुछ बातें की, पीएलआई को लेकर हमने बातें की, हमने डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर बातें की, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब डिसइन्वेस्टमेंट की पहले बात कर लेते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट कैसे सरकार करना चाह रही है। पहले हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं ढंग से कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट किस हिसाब से करना चाह रही है और कैसे करना चाह रही है। ये देखिए, ये आर्टिकल हमारे पास पड़ा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट का। अब स्टेक सेल एक्सपेक्टेड टू रुपीज 1.75 लाख करोड़। इसका सर मतलब क्या है? इसका सर इन शॉर्ट मतलब ये है, ठीक है, कि हम लोग जो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो फायदा होगा उससे वो लगभग होगा 1.7 लाख करोड़ का। चलिए, अब क्या है, द गवर्नमेंट ऑन मंडे बजटेड 1.7 लाख, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, द गवर्नमेंट ऑन मंडे बजटेड 1.7 lakh crore from stake sale in public sector companies and financial institution, including 2 public sector banks and 1 general insurance company in the next fiscal year। मतलब पहला पैराग्राफ तो सर ये कह रहा है यहाँ पर, पहला पैराग्राफ यहाँ पर ये कह रहा है, एक मिनट दीजिएगा सर, सिस्टम थोड़ा हल्के चल रहा है। पहला पैराग्राफ ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का टारगेट है इस बार 1.7 लाख करोड़ का, किससे? डिसइन्वेस्टमेंट के, ठीक है। ये तो सर गवर्नमेंट का टारगेट हो गया पहला। दूसरा क्या कह रहा है, अब जो अमाउंट है इज लोअर देन, अब लास्ट ईयर क्या था सर? लास्ट ईयर था कितना था? 2.1 लाख करोड़। लास्ट ईयर अमाउंट था हमारा प्रिडिक्टेड कितना था? 2.10 लाख करोड़। लेकिन क्या हुआ सर? कोरोना आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट हैम्पर कर गया, डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो गया? हैम्पर कर गया। और हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना आया सर? जो हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट आया, इसमें जो हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट आया वो कितना आया? वो आया 32,000 करोड़, जो कि हमारे असली एस्टिमेट से बहुत कम है। और अभी तक गवर्नमेंट ने सर कितना किया है? अभी गवर्नमेंट कहां तक पहुंची है? अभी गवर्नमेंट पहुंची है 19,400 मान लीजिए करोड़ तक। तो बेसिकली इतना हमारा था 2.10 लाख करोड़, और एस्टिमेट कितना है कि 32,000 करोड़ आएगा, क्योंकि अभी 2-3 महीने बचे हुए हैं, फैब चल रहा, फैब है, फिर मार्च है, मार्च पूरा है, फैब पूरा है, तो उम्मीद है कि 32,000 करोड़ तक आ सकता है। लेकिन अभी तक अप्रोक्सीमेटली 19,500 करोड़ ही हमारे पास आया है, जो कि हमारे एस्टिमेटेड टारगेट से बहुत कम है। और इसका एक ही वजह है सर, कोरोना, और उससे क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया है। चलिए, ये हम आपका समझ गए, ठीक है। अब क्या है सर, अब इसके आगे क्या है? इस बार कितना किया है हमने? 1.7 लाख करोड़ का जो है हमने एस्टिमेटेड किया है। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो इस बजट में कही गई है, जो कि देखने को बहुत कम मिलती है सर, जो कि देखने को बहुत कम मिलती है, देखिए, अनवीलिंग द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सीतारमन जी ने ये कहा दैट 4 सेक्टर, कौन कौन से 4 सेक्टर सर? पहला है एटॉमिक, दूसरा है स्पेस, तीसरा है डिफेंस, चौथा है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। 4 सेक्टर्स जो है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर, कोल एंड अदर मिनरल, ठीक है। ये जो सेक्टर है आपके, ये सारे सेक्टर जो है ना सर आपके, ये सारे क्या है? स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। और इसमें से क्या होगा ना, देयर विल बी बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ द पीएसयू, मतलब पीएसयू की जो प्रेजेंस है यहाँ बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, गवर्नमेंट इस बार कोई भी, मतलब कह सकते हैं कोई भी शंका नहीं है गवर्नमेंट के मन में कि हम जो हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जो हमारे डिफेंस, एटॉमिक, स्पेस, ये सब जो होते हैं, इनको भी हम प्राइवेटाइज करेंगे, जो कि एक नई चीज कही गई है इस बजट में। और गवर्नमेंट अपने मेन फंडे, जो गवर्नमेंट का मेन फंडा है, उस पर गवर्नमेंट जारी है, जो कि है गवर्नमेंट का क्या? मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट का ये फंडा है और उस फंडे पे ही गवर्नमेंट जारी है। तो इस न्यूज का अगर मैं समराइज करूं, इस चीज की जो हमारी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जो हमारी नई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अनवील किया है किसने? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने कहा है जो हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं, यहाँ पढ़िएगा, यहाँ पढ़िएगा। ये हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जो है, इनमें से बहुत कम ही होंगे जो कि प्राइवेटाइज नहीं होंगे, बहुत ही कम होंगे जो कि पीएसयू के तौर पर काम करेंगे, बाकी सबको हम प्राइवेटाइज करेंगे आने वाले सालों में।
इसके अलावा इस बार का जो हमारे पास बजट जो हमारा एस्टिमेटेड है डिस इन्वेस्टमेंट से, वो है 1.7 लाख करोड़, जो कि डिस इन्वेस्टमेंट से आया है। ठीक, जो कि डिस इन्वेस्टमेंट से कहा गया है आएगा। और लास्ट ईयर कितना था, वो था 2.10 लाख करोड़, और एस्टिमेटेड है वो होगा सिर्फ 32,000 करोड़, जिसमें से अभी 19,500 करोड़ जो है एस्टिमेटेड हम इकट्ठा कर चुके हैं। बाकी उम्मीद है कि अराउंड 12,500 करोड़ जो है हम और इकट्ठा जो है वो कर पाएंगे। तो ये हमारे एस्टिमेटेड टारगेट से बहुत कम है, और इस बार इसीलिए गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो ऊपर आ गया है। ठीक है, आई गेस ये न्यूज हमारी पूरी खत्म हो गई है। चलिए, ये खत्म हो गई है। इसके बाद हम थोड़ा ऊपर आते हैं, ये भी नहीं चाहिए अभी, तो अच्छी न्यूज चाहिए हमें कोई। देखते हैं कोई न्यूज मिल जाए हमें। चलिए, इसमें शुरू करते हैं यहाँ से। फिर अब एक न्यूज ये है सर, है क्या, ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स हैं। आप भी जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है इसने अपनी रिपोर्ट अराउंड नवंबर में सबमिट की थी किसे, प्रेसिडेंट को, और अभी वो लास्ट मंडे जो है वो पार्लियामेंट में जो है प्लेस हुई है। उसमें क्या क्या किया गया है वो पार्लियामेंट में प्लेस की गई है। रिपोर्ट क्या है उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है अभी। बाकी रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, उसकी क्या क्या हाईलाइट्स है जो कि पेपर में बताया है, वो मैं आपके तरफ ला रहा हूँ। स्टेट, आप भी जानते हैं कि स्टेट जो है अपने जीडीपी का बहुत कम परसेंट जो है वो बोरो कर सकता था। ठीक है, जो स्टेट है उसको अपने जीडीपी का अराउंड 4% तक बोरो करने की छूट मिल गई है। एक रूल दे दिया है कि स्टेट जो है अपना जीडीपी का 4% तक बोरो कर सकता है। ये लाइन ये पढ़िएगा, द स्टेट हैव बीन ग्रांटेड एनहांस बोरोइंग रूम ऑफ अप टू 4% ऑफ द जीडीपी फॉर 2021-22। ठीक है, फिस्कल ईयर 21-22 तक जो उसको है 4% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो है उसका 4% वो बोरो कर सकता है। ठीक है, पहले कितना था, पहले था 3%, राइट, तो 4% जो है बोरो कर सकता है। इसके अलावा वो एडिशनल 0.5% तब बोरो करेगा जब वो पावर सेक्टर में कुछ क्रिटिकल रिफॉर्म्स लेके आएगा। इंपॉर्टेंट बात है सर, इसको नोट रखिएगा। सेकंड क्या है, 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस में से 41% टैक्सेस जो है फॉर द 5 ईयर पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 21-22 किसे मिलने चाहिए, स्टेट को मिलनी चाहिए। तो ये भी जो है लागू होगा। ठीक है, दो डिमांडें हो गई सर। पहला क्या था, the government has accepted the 15 finance commission recommendation to maintain the state's share in the division pool of taxes to 41% in the 5 years starting from 21-22। तो जो स्टेट को टैक्सेस मिलेंगे फ्रॉम द सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस वो कितना होगा, वो होगा 41%। 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा था 42%, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको 41 किया है। 41 इसलिए किया है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है और उसका खर्चा जो है सरकार ही उठाती है। ऐसा कहना था किसका, नीति आयोग के हेड का, जो वो है नितिन सिंह, एनके सिंह साहब। ठीक है, सेकंड नीति आयोग ने the commission has given an in principle approval for creating a separate non-lapsable fund for the purpose of defense and internal security modernization। नॉन लैप्सेबल फंड क्या हुआ सर, अगर मान लीजिए कुछ बजट में हम कुछ एक फंड एलोकेट करते हैं और बजट खत्म होने तक वो फंड यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो लैप्स नहीं होगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो लैप्स नहीं होगा, वो आगे जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा गया डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन के लिए। और तीसरा तो हम पढ़ ही चुके हैं सर कि स्टेट जो है अपने जीडीपी का जो है थोड़ा सा ज्यादा भाग जो है 4% जो है वो बोरो कर सकता है, और 0.5% एडिशनल लिमिट उसे तब मिलेगी जब वो क्या करेगा, जब वो कुछ पावर सेक्टर में क्रिटिकल रिफॉर्म्स करेगा। चलिए, तो ये पहला तो खत्म हो गया। दूसरा क्या है सर, रेलवे को भी इस बार 1.1 लाख करोड़ का बजट मिला गया है, जो कि बजट से मिला है। टोटल कितना है सर, इसको टोटल कितना दिया गया है रेलवे को, टोटल दिया गया है रेलवे को, एक मिनट दीजिएगा, जो टोटल एलोकेशन है, बेसिकली जो टोटल एलोकेशन जो रेलवे को दिया गया है कैपिटल आउटले, वो है 2.15 लाख करोड़ फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, जो कि 33% ज्यादा है पिछले साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर से, जो कितना था, जो कि था 1.61 लाख करोड़, जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट है हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब देखिए कैसे कैसे ये पैसा जो है रेलवे के पास जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, द रेलवे बजट से कितना मिला है, बजट से मिला है रेलवे को कितना, 79,398 करोड़। उस नहीं, ये थोड़ा सा इश्यू हो गया है, एक मिनट दीजिएगा, ये अभी छोड़ देते हैं। बजट से मिला है रेलवे को कितना, 1.07 लाख करोड़, जो कि मिला है बजट से। 7,500 करोड़ जो है हम इंटरनल सोर्सेज से इकट्ठा करेंगे, और मोर देन 1 लाख करोड़ क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज से इकट्ठा करेंगे। समझ रहे हैं, और टोटल कैपिटल आउटले कितना हो गया है इसका, वो हो गया है कितना,
2.15 लाख करोड़, जिसमें से कि 1.1 लाख करोड़ जो है वो बजट से एलोकेट किया गया है। चलिए समझ रहे हैं, बाकी जो है हम एक्सटर्नल सोर्सेज से हासिल करेंगे, लेकिन टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 2.15 लाख करोड़, तो पिछले साल से 33% जो है वो ज्यादा है। एक न्यूज और है जो कि कुछ मेरे दोस्तों के लिए खराब हो सकती है कि पीएफ में अगर कोई एक साल में 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है तो उस पर टैक्स लगेगा। होता क्या है ना सर, पीपीएफ का पीएफ प्रोविडेंट फंड जो होता है ये एम्प्लॉय जो है अपनी सैलरी से कटवाता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर भी उसे देता है, और जो कि उसके पीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो है इकट्ठा होता है और ये एक तरह से उसकी पेंशन की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ समय से देखा जा रहा है कि लोग जो है एक दिन में कुछ लोग जो है महीने महीने में 1 करोड़ रुपए डाल रहे हैं सर पीएफ में, एक तरह से वो नॉन टैक्सेबल हो गया। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को रोकने के लिए क्या किया है, 2.5 लाख से ऊपर अगर एक साल में कंट्रीब्यूशन होता है, किसमें, मोर देन 2.5 लाख का ईयर कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में, तो उसकी जो इनकम है वो टैक्स होगी, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये कहा था सीतारामन जी ने कि लोग जो है 1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं पर मंथ, ठीक है, और बोलते हैं कि मेरी सैलरी है, तो उसको क्या है टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो उसको उन लोगों को नापने के लिए, उन लोगों को हटाने के लिए ये कदम उठाया गया है। चलिए, तो आई गेस ये भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो जो चीजें पढ़ रहे हैं सब ध्यान रखिएगा। अब ये सिर्फ एक डेमो बजट है, हम सिर्फ आपको आउटलाइन दे रहा हूँ मैं कैसे कैसे बजट करने वाला है। कहीं अगर आप खड़े हैं तो एक चीज आपको पता होना चाहिए बजट में क्या क्या हुआ है, उसके बाद आगे की बातें होती है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। एक वर्ड आया है सर इसमें, वो है फार्म सेस। जब मैंने पहली बार वर्ड पढ़ा मुझे लगा फार्म सेस मतलब कि हम जो आइटम यूज करते हैं उसमें हमें कुछ सेस लग जाएगा एडिशनल। हम जो कहते हैं ना कि किसी आइटम में अगर 4% टैक्स है, 4% प्लस 0.25% सेस, सेस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, समझ रहे हैं। ये सेस जो है किसी स्पेशल काम के लिए यूज होता है। एक होता है सेस, एक होता है सरचार्ज। सेस जो होता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज होता है, और सरचार्ज गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट उसे कहां यूज करती है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं आर्टिकल को। अब क्या है ना, तो इंप्रूव, अब देखिए एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने अनाउंस किया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऑन सेलेक्टेड आइटम्स। कौन कौन सा आइटम है, पेट्रोल, डीजल, एप्पल्स एंड अल्कोहल। ये कुछ आइटम्स है जिसमें एडिशनल सेस लगेगा, समझ रहे हैं। एडिशनल सेस बेसिकली क्या है, इनमें जो टैक्स लगता है उसके अपार्ट थोड़ा टैक्स और लगेगा, उससे बनाएंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। एक बनेगा फंड टाइप का बनेगा, और इस फंड से क्या होगा, हमारे फार्मर्स में जो एग्रीकल्चर में जो इंप्रूवमेंट है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, बजट के बाद जब इन्होंने मीडिया से बात की तो मीडिया से इन्होंने कहा कि जो कस्टम ड्यूटी है ना, जैसे मानिए कुछ आइटम बाहर से आ रहा है, मानिए कुछ आइटम बाहर से आ रहा है, मान लेते हैं कुछ आइटम बाहर से आ रहा है, उसमें लग रही है ड्यूटी, ठीक है, टैक्स लग रहा है, फिर अंदर आप लगा रहे हैं सेस, तो उसका रेट तो बहुत बढ़ जाएगा, कंज्यूमर को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है जो आइटम में कस्टम ड्यूटी लग रही है और सेस भी लग रहा है, तो उस आइटम में हम कस्टम ड्यूटी जो है वो कम कर दे रहे हैं और सेस जो है उसमें लेवी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब विन विन हो जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल 10% वॉज बॉट डाउन फॉर कस्टम्स, मतलब अगर 10% ड्यूटी हमने कस्टम में माफ कर दी, 10% ड्यूटी हमने कस्टम में माफ कर दी, और वहीं हमने इंडिया के अंदर 5 to 6% जो है वो एडिशनल बढ़ा दिया एग्रीकल्चर सेस के नाम पे। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली 10% कम किया है, 6% बढ़ाया है, तो 4% का तो जो कंज्यूमर है, जो एंड कंज्यूमर है, उसे फायदा ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इतनी घाटे की स्कीम नहीं है। लेकिन एक चीज जो इसमें कही गई है कि होता क्या है ना, जो कस्टम ड्यूटी होती है वो शेयर होती है स्टेट के साथ में, जो कस्टम ड्यूटी होती है वो शेयर होती है स्टेट के साथ में, वेरिन लाइक जो सेस होता है वो सारा सेंटर को जाएगा, समझ रहे हैं। तो सबसे आपत्तिजनक बात यहां पर यही है कि जो कस्टम ड्यूटी होती है वो स्टेट के साथ में शेयर होती है, वेरिन लाइक सेस जो होता है वो पूरा का पूरा सेंटर को जाएगा, समझ रहे हैं। यहां पर ही क्या हो जाएगा, जो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है उसमें इंपैक्ट आ जाएगा, स्टेट की इनकम फिर कम हो जाएगी। आप भले ही उनको कितना एक गैप दे दीजिए कि आप अपने जीडीपी का 4% बोरो कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इनकम आप यहां पर काट रहे हैं। कैसे, आपने 10% कम कर दी कस्टम में,
वेरी लाइक आपने जो एग्रीकल्चर सेस है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है, उसमें आपने 5-6% बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं टोटल वैल्यू तो कम हो गई इसकी, लेकिन क्या हुआ, सेंटर को फायदा हो गया, एडिशनल 6% का, लेकिन 10% फायदा नुकसान किसे हो गया, स्टेट को हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका फिस्कल फेडरलिज्म का पैटर्न जो है फॉलो नहीं हो रहा है। और कुछ एडिशनल चीजें क्या है, जैसे ये सेस जो है 2.5 पर लीटर आएगा किसमें, पेट्रोल में, 4 लीटर आएगा डीजल में। तो ये सब कुछ रेट्स है जिसके बारे में बताया गया है। तो बात समझ में आ गई आपको, फार्म सेस, फार्म बेसिकली फार्मर्स में या एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए या कुछ फार्मर्स वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए फार्म सेस जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। ये किस नाम से है, इसको हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, जो कि कुछ आइटम्स में है, जो कि पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल एंड सेब, एप्पल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पेंडेमिक आया, अभी हम उसकी बात कर रहे थे, पेंडेमिक आया सर, एक बात तो हमें पता लग गई कि भाई साहब हेल्थ सेक्टर में काम करना पड़ेगा, हमें हेल्थ सेक्टर में काम करना पड़ेगा, हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करनी पड़ेगी, हमें हेल्थ फॉर ऑल की बात करनी पड़ेगी। इसमें हमारा भी फायदा है और जिसके लिए जिसको मिलेगा उसमें उसका भी फायदा है। कैसे, आप कहते हैं कि सर समझिए, एग्जांपल लेते हैं कोरोना का। कोरोना अगर कुछ सेक्शन ऑफ पीपल तक रहा, खत्म नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली वो लोग जो है पोटेंशियल कैरियर की तरफ आगे बढ़ेंगे और कोरोना का एक सेकंड वेव भी ला सकते हैं। बात समझ रहे हैं, कोरोना सिर्फ एक कुछ सेक्शन ऑफ पीपल का आया था, बट वहां से उन पीपल ने जो है पोटेंशियल कैरियर की तरफ काम किया और कोरोना पूरे पूरे विश्व में फैल गया सर। इनफैक्ट इंडिया तक ही सीमित नहीं है, लिमिट नहीं है बाउंड्री तक, वो पूरे विश्व में फैल गया। तो क्या है, इस सब समझ गए कि अनलेस एंड अनटिल हमारा आखिरी आदमी प्रोटेक्टेड नहीं है, ये सेफ नहीं है रहना। अनलेस एंड अनटिल हमारा आखिरी जो सिटीजन है, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं है, उसके पास यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है, या उसके पास हेल्थ का कोई मतलब हेल्थ के लिए कोई सही जरिया नहीं है, तो क्या होगा, तब तक जो है खतरा बना रहेगा। तो अब क्या हुआ है, हमने क्या किया है, फिर हमने अराउंड 137% जो है एलोकेशन किया है किसमें, हेल्थ सेक्टर में। अभी कहा हमने पेज पे कि हेल्थ सेक्टर में हमने कितना 137% जो एलोकेशन बढ़ा दिया है। तो पहले तो हमने होमवर्क कर लिया है। दूसरा हमने क्या बात की है, हमें रिसर्च में ध्यान देना है सर। कुछ बातें जो मैं रोज रिपीट करता हूं, जो कि हो सकता है कि ये कुछ अनपैरेलल्ड अचीवमेंट है हमारी गवर्नमेंट की, करंट गवर्नमेंट। जब कोरोना शुरू हुआ था, वी वर डूइंग अराउंड, हमारे पास बेसिकली एक टेस्ट थी, एक लैब थी टेस्ट करने को, एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, एक लैब थी। लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे वही एक लैब कन्वर्ट हो गई अराउंड 2800 लैब्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे हुई, हमने इनोवेशन किया, हमने रिसर्च किया। और रिसर्च कब किया, जब आपदा हमारे दरवाजे तक आ गई थी। जब आपदा हमारे दरवाजे तक आ गई थी, तब जाके हमने लैब को बढ़ाया, उससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं किया था। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये है आपदा एक मौका लेके हमारे लिए आई थी, और जब आपदा हमारे दरवाजे में खड़ी थी तो प्रेशर नहीं सही, हमने अच्छा काम किया। इसके अलावा मार्च अप्रैल टाइम पे जब कोरोना पीक पे था, उस टाइम हमने जब टेस्ट शुरू किए थे, तो वी वर कंडक्टिंग अराउंड 1000 टेस्ट पर डे। समझते हैं, 135 करोड़ प्लस की हमारे पास पॉपुलेशन है, एंड वी वर कंडक्टिंग अराउंड 1000 टेस्ट पर डे। समझ लीजिए कितना टाइम लगता हमें सब लोगों का टेस्ट करने में। बट धीरे धीरे इंक्रीज आवर कैपेसिटी, हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की, एंड नाउ वी आर कंडक्टिंग अराउंड 14 लाख टेस्ट पर डे। Isn't it a good achievement? Is it? It is definitely, ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। ठीक है, तो हम समझ गए कि ये कैसे हुआ है, ये इनोवेशन से हुआ है। पीपी किट हमने इंडियन मैन्युफैक्चर की, सस्ती मिली, बाहर से मंगाई, हमने चाइना से पीपी किट का कंसाइनमेंट मंगाया, वो खराब आया। फिर हमें पता लगा कि यार हम इसको खुद बना सकते हैं, फिर हमने अपनी पीपी किट जो है खुद बनाई, क्या हुआ, सस्ती हो गई। इनोवेशन अगर हम एक बाउंड्री के अंदर करते हैं तो चीजें सस्ती होती है, और कहीं ना कहीं वो किसी बीमारी को लड़ने में काम भी आती है। समझ रहे हैं, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ₹50,000 करोड़ फ्रॉम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है, हमने 50,000 करोड़ जो है ओवर 5 years फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये एक अम्ब्रेला है, मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक अम्ब्रेला है, जिसके नीचे ये फंड प्रोवाइड करेगी डिफरेंट
सेक्शंस को जो कि इनोवेशन में काम कर रहे हैं एंड एक्सपेक्टेड टू फंड रिसर्च, ये रिसर्च को फंड करेगी। और कहीं ना कहीं ये हमें कहां से मिला है, पेंडेमिक से मिला है। पेंडेमिक के बाद क्या हुआ, हमने आपदा का अवसर बनाया, हमने हेल्थ का बजट का एलोकेशन जो है बढ़ाया है, हमने इनोवेशन में ध्यान दिया है, इनोवेशन के लिए हमने एनआरएफ जो है उसका फाउंडेशन किया है, अगले 5 साल में हमने उसका बजट में एलोकेट किया है 50,000 करोड़, जो कि रिसर्च की ओर को बढ़ावा करेगा, प्लस हमने हेल्थ का बजट भी बढ़ा दिया है। चलिए, मुझे याद है सर व्हेन वी वर देयर इन बीटेक, तो क्या होता है बीटेक में स्टूडेंट जो होता है वो सिर्फ आखिरी दिन पढ़ता है, ही यूज्ड टू ही स्टडीइंग ऑन द वेरी लास्ट नाइट। कल एग्जाम है तो वो एक रात पहले ही पढ़ेगा, समझ रहे हैं? और यकीन मानिए एक रात पहले वो इतना पढ़ लेता है कि वो पास हो जाता है। तो यही है कि आपदा है, आपदा मौका देती है और वही मिल रहा है, और वो हमारे लोगों ने भी किया। जब आपदा हमारे दरवाजे तक आ गई तब जाके हमने लैबों का जो है उद्घाटन कर सकते हैं, लैबों को लगाना हमने शुरू किया। एनीवे कैपेसिटी बिल्डिंग की क्षमता हमारे पे थी, बस समय की देर थी, देर रही दुरुस्त हुई, कोरोना आया, एटलीस्ट हमें अपनी क्षमता के बारे में पता लगा और हमारी आज के टाइम पे हमारे पास 2800 लैब्स हैं। ठीक है, ये अगर किसी को याद है, एक मूवी है सर यंगिस्तान, एक मूवी है यंगिस्तान, तो आप लोग उससे याद होगा तो आप भूलेंगे नहीं। यंगिस्तान एक मूवी है, उसमें क्या होता है कि एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक किरदार एक हमारे अभिनेत्री निभा रहे होते हैं, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो उन्होंने एक किरदार निभाया था हीरो का, एंड एज इन लाइक उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी में एज अ कह सकते हैं गेम चेंजर का किरदार निभाया था। तो उन्होंने उसमें कहा था, यंगिस्तान में ही ना, हाँ यंगिस्तान में ही, तो उन्होंने उसमें कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर से कि अगर हम संडे को गांधी जयंती, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस दिन हम अगर युवाओं को मिलने वाले टैक्स पे या युवाओं को मिलने वाले लोन पे अगर हम टैक्स नहीं चार्ज करें, मतलब हम अगर लोन लेते हैं किसी भी पर्पस के लिए तो हर दिन हमारा इंटरेस्ट उस पर बढ़ता है, मतलब हमें इंटरेस्ट लगता है उसमें। ठीक है, समझ आए? एक मिनट दीजिएगा, नहीं आई एम रियली सॉरी, ये न्यूज कुछ और थी, मैं कोई न्यूज मिस कर गया। ये बेसिकली क्या है, स्टार्टअप्स टू गेट टैक्स हॉलीडे टिल मार्च 2022। कोई भी स्टार्टअप है, ठीक है, कोई भी स्टार्टअप है, उसको जो है टैक्स नहीं पे करना है, कब तक? मार्च 2022 तक। हमारे देश में ऑलरेडी हम लोग काम करते हैं स्टार्टअप्स पे, क्योंकि स्टार्टअप्स में क्या होता है ना सर, ये बेसिकली इनोवेशन से बनती है स्टार्टअप्स। हम डिफरेंट हैकाथन करवाते हैं। स्टार्टअप में क्या होता है, ये हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने का मौका देता है, जो अल्टीमेटली क्या होता है, एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो जाता है। स्टार्टअप मतलब आप कह सकते हैं इनोवेशन, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। वो स्टार्टअप जो है एक टैक्स हॉलीडे जो है मेरी है कब तक? मार्च 22 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना देखिए, फार्मर्स बॉर्डर में खड़े हैं, वो मांग कर रहे हैं किसकी? वो मांग कर रहे हैं कि एपीएमसी बंदी होनी चाहिए, मंडी सिस्टम चलते रहना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, फार्मर्स कंफ्यूज हो गए। फार्मर कंफ्यूज क्यों हो गए? बस मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, रुकिएगा, एक लाइन पढ़ लीजिएगा। Speech emphasized that government track record in paying MSP to farmers and the decision to allow state-run agriculture produce marketing committee to access 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पिछले साल हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो एलोकेट किया था, जिसमें कि हम 3 फेजेस में हम पैसा बांट रहे थे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी इंफ्रा जो बनता है, या आप कह सकते हैं कोल्ड स्टोरेज, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी इंफ्रा की जरूरत होती है, उसके लिए एक फंड तैयार किया था, वो था 1 लाख करोड़ का। अब क्या कह रही है गवर्नमेंट, अगर अब जब फार्मर्स का आरोप है कि गवर्नमेंट जो है एमएसपी बंद कर देगी नए फार्म लॉस के आते ही, या जो है एमएसपी जो है रिन्यू हो जाएगी, या एमएसपी जो है खत्म हो जाएगी, उनको एक हिंट दी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जो मंडी है वो भी इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एक्सेस कर सकती है। इसका मतलब ये है सर, जो ये बोलना चाह रही है कि एमएसपी और मंडी कहीं खत्म नहीं हो रही है, हम उसको एक्सेस दे रहे हैं आपके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, जिससे कि वो अपने वहां इंफ्रा में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स सिग्नल हो गया, लेकिन अभी भी फार्मर जो है इससे ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए, सबसे बुरी बात जो बजट की है, सबसे
कह सकते हैं सबसे टेंशन वाली बात जो ब्रेक की मुझे लगी वो है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज क्या है? हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश की, अगर मैं एक नेगेटिव वे में बोलूं तो कहीं ना कहीं अपने देश का, जैसे देखिए सरकारी है, हम मान लेते हैं बीएसएनएल है, हम मान लेते हैं एयर इंडिया है, मान लेते हैं कि एयर इंडिया में प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन समझिए एयर इंडिया खुद का स्टाफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 73,000 का है। वेरी लाइक इंडिया जैसी एयरलाइंस जिसकी हाईएस्ट फ्लाइट से हायर डेंसिटी ऑफ फ्लाइट है इंडिया में, उसके पास स्टाफ है 22,000 का, समझ रहे? अराउंड 52,000 का जो है डिफरेंस है। और वेरिन एयर इंडिया जो है लॉस में चल रहा है, इंडिगो प्रॉफिट में चल रहा है। ये बात कर रहा हूं प्री कोविड की, समझ रहे? तो कहीं ना कहीं सरकारी मतलब इट विल गिव यू सम एम्प्लॉयमेंट, वो आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। तो हर चीज को प्रायोरिटाइज करना कहीं ना कहीं सोशल, सामाजिक सोशल कॉस्ट में कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है। और दूसरी चीज क्या है, जो गरीबों की या गांव की जो लाइफ लाइन है मनरेगा, उसका एलोकेशन जो इस बार हुआ है सर, मनरेगा को जो एलोकेशन किया है वो 73,000 करोड़ किया है। मनरेगा को जो एलोकेशन किया है वो 73,000 करोड़ किया है। सर ये पिछले साल था 61.5 थाउजेंड करोड़ था, लेकिन रिवाइज्ड जो हम बता रहे हैं ये कितना है, 1.1 लाख करोड़। पिछले साल 61.5 थाउजेंड करोड़ मनरेगा को दिया था, लेकिन कोविड आ गया, लोगों पे खाने को नहीं था, तो हमने क्या किया, इनकी वेजेस, डेली वेजेस जो है बढ़ाई है, 202 पर पर्सन इनको डेली वेजेस मिलती है। और इनका जो काम करने का जो ड्यूरेशन था, ठीक है, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको भी हमने बढ़ाया। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा मनरेगा का जो था जो हमारा एस्टिमेट्स था वो 61,000 करोड़ से बढ़ गया कितना, 1.11 लाख करोड़। और इस बार का एलोकेशन कितना है, 73,000 करोड़। तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट देखना चाहिए था कि मनरेगा से क्या हुआ है। जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो सिटी से गांव में जा चुके थे, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स सिटी से गांव में जा चुके थे, अभी भी वो वापस नहीं आए हैं, क्योंकि मनरेगा की डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। मनरेगा की डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है और हमारे जो वर्कर्स जो गांव गए थे वो अब भी सिटी में पूरे के पूरे वापस नहीं आए हैं। तो मनरेगा को थोड़ा सा ये उम्मीद थी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है मनरेगा, इसको थोड़ा सा एलोकेशन ज्यादा करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दिखा है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल में। जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है। सोशल कॉज में जो मेरा पर्सनल व्यू था, वी वर थिंकिंग कि यार मनरेगा में इतना एलोकेशन जो है ज्यादा होगा, क्योंकि समझिए सर यही वो एक स्कीम थी जो कोविड में गरीबों के लिए काम आ रही थी। यही एक स्कीम थी जिसकी वजह से कोविड में गरीबों का बहुत गांव में घर चल रहा था, ठीक है। तो इसमें एलोकेशन जो है कम किया गया है, पिछले बार से एलोकेशन ज्यादा है, लेकिन जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे एलोकेशन कम है, और ये बहुत ही चिंता की बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट दीजिएगा। ये छोटी सी न्यूज है, हम बनाएंगे पोर्टल किसके लिए, जो गिग वर्कर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है, जिनकी गिनती कहीं नहीं होती, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है, जो कि नॉर्मल जो बोनस से या एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो भी बोनस मिलता है या जो भी फैसिलिटीज मिलती है उससे वो वंचित रहते हैं। ऐसे वर्कर्स के लिए हम एक डेटाबेस तैयार करेंगे। अगर उनका डेटाबेस हमारे पास होगा, समझिए कोई भी स्कीम, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक जाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कितने लोग हैं, ये स्कीम अप्लाई करने के बाद कितने लोग ठीक हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक शहर में गरीब लोग हैं, एक शहर में अराउंड 1,000 गरीब लोग हैं, हमने कुछ फंड दिया, हमने गवर्नमेंट ने स्कीम लागू की, एक साल बाद गवर्नमेंट जो है मॉनिटर करेगी कि अब गरीब कितने रह गए। अगर जो गरीब 800 हो गए तो गवर्नमेंट कहेगी यार वेरी गुड, हमारी स्कीम काम कर गई, करप्शन कम हुआ, अब हम इसको स्कीम जो है कंटिन्यू करेंगे। अब अगर मान लीजिए एक साल के बाद हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट अपनी स्कीम को मॉनिटर कर पाएगी कि स्कीम सही चली है या गलत चली है। इसके अपार्ट हम बात करते हैं गरीबों को पैसा ट्रांसफर करने के लिए।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए। मोदी जी कहते रह गए कि अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराइए, आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराइए। ये इसलिए है कि आधार का डेटा हमारे पास सेव है और आधार के थ्रू हम डायरेक्ट आपके बैंक पे जो है पैसा डाल पाएंगे। अब अगर हमारे पास ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है इनका डेटाबेस हमारे पास तैयार होगा तो कोई भी स्कीम का बेनिफिट इन तक पहुंचने में गवर्नमेंट को आसानी मिलेगी। आई गेस ये न्यूज आपको समझ में आ गई है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है, ये हमने जो फाइनेंस कमीशन की बात की थी 15 की, कहीं हमने इसकी डिमांडें हमने पहले पढ़ी थी। पहले तो हमने किया सर कि 41% जो है, पहले हमने क्या कहा सर जो 41, एक मिनट दीजिएगा, हमने पहले कहा, हमने कहा जो 41% है वो टैक्स बटेगा स्टेट के बीच में। सेकंड डिमांड थी सर आपकी क्या कि नॉन लैप्सेबल फंड होना चाहिए, किसमें, डिफेंस सेक्टर में। नॉन लैप्सेबल फंड किसमें होना चाहिए, डिफेंस सेक्टर में। और सर तीसरी डिमांड क्या है सर इसकी, तीसरी डिमांड सर इसकी ये है कि क्या था, हाँ, जो स्टेट जीडीपी जो है उसको 4% बोरो करने का अलाउ करो एंड प्लस 5% का एडिशनल बोरो करेगा अगर वो पावर सेक्टर में रिफॉर्म करेगा। तो अभी तो इसकी 3 डिमांडें हैं, आप पढ़ लीजिए जो मैंने बताया था पहले भी। अब पहले जैसे ही इसके बारे में कुछ नया आता है बताऊंगा आपको, अभी 3 मैं बोल रहा हूँ, शायद कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठा है। पहला है 41% जो है टैक्सेस जो है स्टेट को मिलने चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। एक नॉन लैप्स फंड बनाइए, किसके लिए, डिफेंस के लिए प्लस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जिससे कि फंड जो है लैप्स ना हो और प्रॉपर्ली जो है यूज हो पाए, और अगर फंड बचता भी है तो नेक्स्ट ईयर जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। स्टेट को अपने जीडीपी का 4% जो है बोरो करने की इजाजत दी जाए, प्लस 5% उसके पास एक एडिशनल विंडो रखा जाए जिससे कि वो पावर सेक्टर में रिफॉर्म करेगा, तो उसे 5% जो है एडिशनल विंडो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। और ये एक अच्छी बात है, बजट इस बार जो है बड़ा कैपिटल बजट है, बहुत पैसा खर्च किया गया है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई अंतर नहीं आया है। हाँ, 75 से ऊपर कुछ जो हमारे एजेड हैं उनको जो है टैक्स फाइल नहीं रिटर्न करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चलिए अभी इतना खास नहीं है, ठीक है। अभी क्या है कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं आया है, समझिए। ये बजट जो है, ये बजट जो बेसिकली पैसा जो खींचना चाह रहा है, ये बजट जो बेसिकली पैसा खींच रहा है वो खींचना चाह रहा है कैसे, डिसइन्वेस्टमेंट से। तभी तो टैक्स में कोई दिक्कत नहीं आई है, तभी तो टैक्स में कोई दिक्कत नहीं आई है, प्लस लग गया है। अब देखिए टैक्स नहीं बढ़ा है, लेकिन क्या क्या लग गया है जो अभी हमने पढ़ा है, एग्रीकल्चर सेस लगा रहे हैं, ये कहां जाएगा, सेंटर के पास। ये कहां जाएगा, सेंटर के पास। डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कहां जाएगा, सेंटर के पास। तो सेंटर की आधी आमदनी तो यहीं से बढ़ जा रही है ना सर, सेंटर की आधी आमदनी यहीं से बढ़ जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब में अंतर नहीं आया है, और जो सैलरी पर्सन है उनके लिए कहीं ना कहीं राहत है। कम नहीं हुआ है लेकिन बड़ा भी नहीं है सर, ठीक है। कितनी न्यूज हम पहले देख लेते हैं सर, ठीक है, पहले ही देख लेते हैं एक बार। ये अच्छी न्यूज है, हम अच्छी न्यूज क्या है हम पढ़ ही चुके हैं बेसिकली, एक मिनट दीजिएगा, ये हम पढ़ ही चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं सर। हमने हेल्थ सेक्टर की बात की थी, हमने कहा कुछ नई लेबोरेटरी और रिसर्च वर्क जो है नेशनल रिसर्च, हमने कुछ पढ़ा था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो वो रिसर्च के तौर पे काम करेगी। तो और सेकंड कहा था कि हमने 137% जो है इंक्रीज किया अपना क्या, हेल्थ बजट जो है 137% जो है इंक्रीज किया है। कितना कर दिया है, 2,23,846 करोड़ हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर, जो कि 137% इंक्रीज है लास्ट ईयर से, समझ रहे हैं। और वो जो स्कीम की बात हम कर रहे थे वो थी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि अम्ब्रेला है, इसको 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये रिसर्च को प्रमोट करेगा। NRF प्लस क्या था, 31% जो है हेल्थ में इंक्रीज किया गया है, ठीक है। अब आती है हमारी आखिरी न्यूज आज की, सेकंड आखिरी न्यूज। लास्ट हमारे पास म्यांमार में कुछ coup हो गया, मिलिट्री coup, उसके बारे में हम एक मिनट में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फूड सब्सिडी बजट जो है उसको ऑलमोस्ट कितना दिया गया है, 2.34 लाख करोड़। ये बेसिकली क्या है आप बताइए। FCI क्या करता है, FCI अगर हम देखें, FCI क्या करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, फार्मर से खरीदता है 27 रुपए का क्या व्हीट, और 37 रुपए पर केजी क्या खरीदता है, राइस। और देन क्या करता है, ये 80 करोड़ लोगों को बांटता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, जो कि 2 रुपीज पर केजी क्या है व्हीट और 3 रुपीज पर केजी क्या है राइस। तो जितना इसको लॉस जो हो रहा है ना, जितना इसको ये लॉस हो रहा है, ये लॉस कौन देता है इसे, ये देती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इसे कहां से देती है, बजट में एलोकेशन करती है। कहां से देती है, गवर्नमेंट इसको बजट में एलोकेशन करती है। अब द फूड सब्सिडी बिल स्पाइक शार्पली दिस ईयर
1.15 लाख करोड़ इन 2021 जो एस्टिमेट था, इससे कितना हो गया है 4.22 लाख करोड़। समझ रहे हैं सर? मान लीजिए 1.15 लाख करोड़ का इनका आंकड़ा था कि 1.15 लाख करोड़ जो है हमारा एस्टिमेट आएगा इस साल का 2021 का, जो अगर हम ये सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। ये कितना आया है 4.22 लाख करोड़। ये क्यों आया है? क्योंकि नवंबर तक हमने फ्री राशन बांटा है सर गरीबों को अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये दुखी वाली बात नहीं है सर, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं गरीबों का इसमें पेट भरा है, उनकी हेल्प हुई है। ठीक है, और क्या है, इस साल इतना बजट एफसीआई को देना मतलब एफसीआई पे थोड़ा भार कम हो जाएगा। सर एक अंदर की बात बताऊंगा सर आपको मैं। ठीक है, होता क्या है ना, समझिए कि एफसीआई वैसे भी बहुत लॉस में चल रहा है। गवर्नमेंट है, बजट गवर्नमेंट कहता है कि हम आपके से यहां देखिए इस साल कितना खर्चा हो गया 4.22 लाख करोड़। गवर्नमेंट कितना दे रहा है 2.43 लाख करोड़। कुछ खर्चा इस साल भी होगा, कुछ खर्चा इस साल भी होगा, और जो बाकी बचा है वो उससे इसको मैनेज करेगा। तो ईयर बाय ईयर एफसीआई जो है क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर एफसीआई जो है उधार में डूब रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ईयर बाय ईयर एफसीआई जो है उधार में डूब रहा है। गवर्नमेंट बजट में इतना एलोकेट उसे नहीं करती। इस बार हम समझते हैं सर कोरोना था तो इतना एलोकेट किया वही बहुत है, लेकिन समझिए सर 4.22 लाख करोड़ एफसीआई अभी ही उधार में है। 4.22 लाख करोड़ एफसीआई अभी उधार में है। ये एक रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है, और उसे आप बजट दे रहे हो कितना 2.43 लाख करोड़। इसमें से मान लेते हैं कि 1.5 लाख करोड़, ये मान लेते हैं मिनिमम बेसिस पे 1 लाख करोड़ खर्च होता है इस साल। बचा कितना 1.5 लाख करोड़। 1.5 इससे हटा लीजिए, कितना बचता है सर अराउंड 2.8 क्या मान लीजिए 2.8 लाख करोड़ अब भी उधार होता है। ये तो इस साल का है सर। बाकी अगर आप टेबल देखेंगे, मैं टेबल आपके लेके आऊंगा, एफसीआई उधार में डूब चुका है। अब पूरे उधार चुकता करने के लिए क्या करता है, वो क्या करता है, वो एक्सटर्नल बोरोइंग करता है, जो कि बजट में नहीं दिखती। सरकारी संस्था है, बोरोइंग कर रही है, इस बोरोइंग से क्या हो रहा है, वो फूड बांट रही है सब्सिडी में, लेकिन वो आपके बजट में नहीं दिख रहा है, और उसी को हम कहते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। जो लोग जानते हैं इसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास अपनी आखिरी न्यूज आती है। म्यांमार में क्या हुआ है सर, म्यांमार में क्या हुआ है, एक मिलिट्री कूप हो गया है। सर म्यांमार में ये नई बात नहीं है, म्यांमार में ये नई बात नहीं है। ठीक है, म्यांमार में ऐसा पहले हो चुका है। म्यांमार में जो है ऐसा पहले मिलिट्री में जो है कूप कर चुके हैं। इस बार कूप इसलिए हुआ है, मिलिट्री ने ये कहा है कि म्यांमार में इलेक्शन हुए हैं, जो म्यांमार में इलेक्शन हुए हैं उसमें धांधली हुई है। कुछ आर्मी के लोगों को वोट देने नहीं जाने दिया है, अराउंड 80-90 लाख लोगों को जो है वोट देने नहीं जाने दिया है। उससे क्या हुआ है, वहां पर एक मिलिट्री कूप हो गई है। समझ रहे हैं? 8 नवंबर 2020 को वहां इलेक्शन हुए थे। 476 या 77 वहां सीटें हैं, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। उसमें से अराउंड 82% जो वोट्स थे, या कह सकते हैं 400 सीट्स जो है सू की पार्टी को मिली थी। सू की जो है एक नोबेल पुरस्कार विनर है, और उससे पहले 15 साल तक जब आर्मी का कूच चला था उससे पहले तो 15 साल जो है डिटेन रही थी, होम डिटेन रही थी। तो उसके बाद 2015 में जो है 2011 में उनको रिलीज किया गया, एंड 2015 में जो है चुनाव लड़े गए। 2011 तक वहां पर मिलिट्री शासन था, 2015 में वहां चुनाव हुए, चुनाव में इनकी पार्टी जीती, और अभी 2020 में फिर चुनाव हुए। इन चुनाव में कहा गया कि आर्मी के साथ धोखेबाजी हुई है, क्योंकि जो पार्टी जिसको आर्मी सपोर्ट कर रही थी, जो पार्टी जिसे आर्मी सपोर्ट कर रही थी, उस पार्टी के वर्कर्स को वोट देने नहीं जाने दिया है। तो इसके चलते आर्मी ने यहां पर कूप कर दिया है, और सू की और उसकी पार्टी के अन्य लोगों को क्या किया है, होम डिटेन कर दिया है। ये जो सू की है, जो अभी इनके ऊपर से पहले भी कुछ आरोप लग चुके हैं। भले ये नोबेल पुरस्कार विनर है, ठीक है, और इनके फादर का भी म्यांमार की कह सकते हैं इंडिपेंडेंस में बड़ा योगदान था। ठीक है, तो इनके ऊपर पहले भी आरोप लगे थे 2015-16 में रोहिंग्या इशू हुआ था। रोहिंग्या इशू क्या था, वहां पर जगह है अराकान, एक जगह है अराकान में क्या हुआ, वहां क्या था कि जो वहां की बुद्धिस्ट मेजोरिटी थे, वो वहां पर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज थे उनको मार रहे थे और म्यांमार से भगा रहे थे। उस टाइम सू की ने जो क्या किया, इन्होंने बुद्धिस्ट का सपोर्ट किया, क्योंकि एक तरह से ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन था। इसके ऊपर ये बात भी उठी कि इनका जो नोबेल पुरस्कार है वो छीन लिया जाए, नोबेल पीस पुरस्कार जिनको मिला हुआ है वो छीन लिया जाए। ठीक है, ऑंग सान सू की जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पर बुद्धिस्ट का सपोर्ट किया, जिससे लाखों में रोहिंग्या जो है बॉर्डर से
इंडिया में आए, बांग्लादेश में गए, समझ रहे हैं। और लेकिन इनका कहना था कि वहां पर रोहिंग्या ने अपनी एक अलग आर्मी बनाई थी जिसका नाम था अराकान आर्मी, इसलिए इनकी मिलिट्री से आपस में लड़ाई होती रहती थी और तभी इनको हमने जो है बैक डाउन किया। तो अभी क्या सिचुएशन है, म्यांमार में पॉलिटिकल coup हो चुका है, तो वहां के चीफ आर्मी जनरल है वो इस समय हेड है, जो वहां के चीफ, ठीक है, मिलिट्री चीफ है मिन ऑन्ग ह्यांग, जो वहां के मिलिट्री चीफ है मिन ऑन्ग ह्यांग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन में आप प्लीज चेक कीजिएगा, मिन ऑन्ग ह्यांग जो वहां के चीफ मिलिट्री चीफ है, वो जो है उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है अप्लाई कर दी है और पूरी पावर जो है अपने हाथ ले ली है। ऑन्ग शान शू की जो वहां की लीडर थी उनको जो है अभी होम क्वारंटाइन या होम डिटेन जो है, क्वारंटाइन कह रहा हूं, उनको होम डिटेन किया गया है। लेट्स सी क्या होता है। अभी इंडिया इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और वेस्टर्न से कि चाइना खुश है, अगर वहां मिलिट्री coup है तो चाइना इज मोर देन हैप्पी। चाइना हमेशा से यही चाहता था कि वहां डेमोक्रेसी ना आए, चाइना में खुद डेमोक्रेसी तो है ही नहीं सर, ठीक है, तो उसकी हम करते ही नहीं है। बात करते हैं वेस्टर्न कंट्री जो है, यूएसए से बयान आया है कि दे आर, इफ इन केस कुछ ज्यादा इश्यू बढ़ता है तो दे आर मोर देन रेडी टू सपोर्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेज इन म्यांमार, ठीक है। लेट्स होप आगे क्या डेवलपमेंट होता है। अभी के लिए इतना ही हमारे पास जानने को। बजट के कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने बजट को थोड़ा सा विस्तार में, एटलीस्ट अगर आप कहीं बैठे हैं, कुछ लोगों के बीच में बैठे हैं, तो एटलीस्ट कुछ चीजें आपके पास है तो आप बोल सकते हैं। जैसे ही बजट का ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर होता है मैं बजट आपको पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, अंटिल देन अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।